शो का नायक वेंसडे एडम्स नाम की एक अजीबोगरीब लड़की है। केवल 13 वर्ष की होने के बावजूद छोटी लड़की मुश्किल से कोई भावना दिखाती है और मृत्यु के प्रति एक अजीब जुनून रखती है। वो काले और सफेद गॉथिक कपड़े पहनने के लिए भी बदनाम है, जो सभी को अजीब लगता है। पहले दृश्य में वेंसडे को उसके चेहरे पर एक खौफनाक नजर के साथ उसके हाई स्कूल में आता है। अपने लॉकर के अंदर वो अपने भाई को पाती है, पर स्नेह उसके मुंह में एक सेब के साथ बंधा हुआ है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालती है, अचानक वेंसडे को एक दृष्टि आती है जिसमें वो देखती है कि किसने उसके भाई को प्रताड़ित किया। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक सामान्य बच्ची नहीं है। वेंसडे किसी को छूकर ही उसका भूत और भविष्य देखने की क्षमता रखता है। एक बार जब उसे पता चलता है कि तैरने वाली टीम के बदमाशों का एक समूह इसके पीछे है, तो वो पिरान्हा से भरे 2 बैग लेकर स्विमिंग रूम में चली जाती है। फिर वो खून से लथपथ पिरान्हा को लापरवाही से पूल में छोड़ देती है। जैसा कि दबंग अपने जीवन के लिए भागते हैं, वेंसडे ये स्पष्ट करता है कि उसके भाई को उसके अलावा कोई नहीं उठाता है। अगले दृश्य में कटौती हमें वेंसडे के माता पिता से मिलवाया जाता है, मोर्टिसिया और गोमेज। दोनों अपनी बेटी की हरकतों से तंग आ चुके हैं और उन्होंने उसे प्रतिष्ठित नेवमो अकादमी भेजने का फैसला किया है। ये पता चला है कि इस अकादमी के सभी छात्रों के पास अलौकिक क्षमताएं हैं और उन्हें ये सिखाया जाता है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। मोर्टिसिया और गोमेज भी उसी अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जो इंगित करता है कि उनके पास भी महाशक्तियां हैं। इस बीच एक यात्री नेवमो अकादमी के पास जंगल के माध्यम से एक एकल यात्रा पर निकलता है। दुर्भाग्य से कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात जीव उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। स्थानीय शेरिफ बाद में कटे फटे शरीर को ढूंढता है और क्षेत्र का सर्वेक्षण करना शुरू करता है। हैरानी की बात है, हम सीखते हैं कि यह भयानक हत्या अपनी तरह का पहला नहीं है। हाल ही में इसी तरह की कई घटनाएं हुई हैं। अगला वेंसडे अकादमी में आता है और प्रिंसिपल लारिसा वेन्स से मिलता है, जो नेवमो को निर्बाध रूप से चलाती है। वो उसे अपने रूममेट एनिड, एक वेयरवुल्फ से मिलवाती है, जो वेंसडे के विपरीत ध्रुवीय है। हर तरह से कल्पना की जा सकती है। एनिड एक जमीन से जुड़ी लड़की है, जिसके कमरे के किनारे चमकीले रंग की सजावट है, जबकि वेडनेसडे सभी चीजों को काले और गोद से प्यार करती है। बाद में एनिड ने वेंसडे को मुख्य स्कूल समूहों फैंगस, फर्स, स्टोनर्स और स्केल्स की ओर इशारा करते हुए अकादमी का एक भव्य दौरा किया। नुकीले पिशाच हैं, फर वेयरवुल्व्स हैं, स्टोनर्स गोगन्स हैं जिनके सिर पर सांप है और तराजू सायरन है, जो लोगों को हेरफेर करने की क्षमता रखते हैं। एनिड उसे स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की भी दिखाती है, बियाका बाकले, एक खूबसूरत जलपरी, और उसका पूर्व प्रेमी जेवियर थॉप, एक डेथ आर्टिस्ट जो अपने चित्रों को वास्तविकता में बदल सकता है। इस बीच जैसे ही एडम्स परिवार अपनी कार में जाता है, गोमेज थिंग को छोड़ देता है, एक कटा हुआ जीवित हाथ। थिंग को उनकी बेटी पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। अगले दिन वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में शामिल हो जाती है, जहां उसे प्रभावशाली बियाका के खिलाफ खड़ा किया जाता है। थोड़े आगे पीछे होने के बाद लड़कियों के अंक बराबर हो जाते हैं, इसलिए वे अपने मुखौटे हटाने का फैसला करती है और तब तक लड़ती है जब तक कि कोई पहले खून नहीं निकाल लेता। जल्द ही एक क्रूर लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। हालांकि अंत में बियाका अंततः विजयी हो जाती है जब वो वेंसडे के गाल पर एक छोटा सा कट मारती है। बाद में जैसा कि वेंसडे को पैचअप होने के बाद दुर्बलता से बाहर निकलता है, वो एक गिरते हुए पत्थर की गड़गड़ाहट से लगभग कुचल कर मर जाती है। सौभाग्य से मृत्यु कलाकार जेवियर ठीक समय पर आता है और उसे रास्ते से हटा देता है। थोड़ी देर बाद वेंसडे अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन उसे शक है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो कमरे की तलाशी लेती है और अंत में हाथ पाती है, यह महसूस करते हुए कि यह उसके माता पिता कर रहे हैं। वेंसडे को हाथ को उसके प्रति वफादार रहने की धमकी देता है, अन्यथा वो उसे एक दराज में बंद कर देगी। आतंकित बात वफादार रहने की कसम खाती है। वेंसडे के पिरान्हा शरारत के कारण उसे अनिवार्य चिकित्सा सत्र लेना पड़ा, तो प्रिंसिपल लारिसा उसे नेवमो के बाहर एक छोटे से शहर जेरिको में अपने चिकित्सा सत्र में ले जाती है। वो अपने चिकित्सक से मिलती है, लेकिन कुछ भी नहीं खोलती है। इसके बजाय वेंसडे के मन में एक और विचार है। वो खुद को टॉयलेट में ले जाती है और खिड़की से भाग जाती है। एक बार बाहर वो गलती से एक आदमी से टकरा जाती है। अचानक वो एक दृष्टि देखती है, जहां वो उस आदमी की मौत को देखती है। भयभीत वेंसडे पास के एक कॉफी शॉप में जाता है। वहाँ उसका सामना शेरिफ के बेटे से होता है, टाइलर, जो एक बरिस्ता भी है। टाइलर को अपनी एस्प्रेसो मशीन के साथ कुछ यांत्रिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से इतालवी में है, लेकिन शुक्र है कि वेंसडे को इतालवी पढ़ा जा सकता है। वो डिवाइस को आसानी से ठीक कर देती है और बदले में निकटतम बस स्टॉप के लिए लिफ्ट मांगती है, लेकिन इससे पहले कि टाइलर जवाब दे पाता, अचानक तीर्थयात्रियों की वेशभूषा पहने बदमाशों की तिकड़ी स्टोव पर पहुँचती है और उसे ताना मारती है। वेंसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो इसे और नहीं सह सकती तो वो पलटवार करती है और आसानी से उन्हें नीचे गिरा देती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल लारिसा शेरिफ के साथ स्टोव पर आती है और नरसंहार को नोटिस करती है। गुस्से में वो शहर से दूर जाने से पहले वेंसडे को फटकार लगाती है। अकादमी के रास्ते में वे एक भयानक कार मलबे से गुजरते हैं। पीड़िता वही शख्स है जिसने वेंसडे को उसे पहले अपनी आंखों से देखा था। बाद में उस रात वो डॉम बालकनी में अपने सेलों पर एक प्रेतवादित गीत बजाती है। ये पूर्णिमा की रात है और पृष्ठभूमि में कई वेयरवुल्व्स को गरजते हुए सुना जा सकता है।
हालांकि एनिट, जो खुद एक वेयरवुल्फ है, बताती है कि वो उनके साथ नहीं जुड़ रही है क्योंकि वो खुद को बदल नहीं सकती है। इस बीच टाइलर के कमरे में थिंक पॉप हो जाता है और उसे वेंसडे को फोन करने के लिए कहता है। हालांकि भयभीत वो बाध्य होता है और 2 वीडियो चैट करना शुरू करता है। वेंसडे टाइलर को अगले दिन हार्वेस्ट मेले में मिलने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि यह मजेदार होगा। हालांकि वास्तव में वो सिर्फ अकादमी से बचना चाहती है। मेले में हम लारिसा को वेंसडे को बाज की तरह देखते हैं। इसके बावजूद जाहिल किशोरी किसी तरह टाइलर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। दोनों लगभग उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन तभी वेंसडे को उसके एक सहपाठी से ठोकर लगती है, रोवन। वो तुरंत जंगल में भाग जाता है और वेंसडे को उसे छुआ। उसके पास एक दृष्टि है। रोवन को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। आतंकित उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो समाचार देने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रोवन अपनी टेलीकाइनेसिस क्षमता का उपयोग करता है और उसे एक पेड़ पर ऊपर सुरक्षित कर देता है। इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ, एक शक्तिशाली दृष्टा, ने वेंसडे को 25 साल पहले नेवरमो अकादमी को नष्ट करने की कल्पना की थी। इसलिए रोवन का मानना है कि कुछ भी बुरा होने से पहले उसे मारना होगा। फिर वो टेलीकाइनेटिक रूप से उसका गला घोटना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक एक विशाल राक्षस छलांग लगाता है, रोवन को चीरता है और पतली हवा में गायब हो जाता है। वेडनेसडे अपने कटे फटे शरीर के ऊपर खड़ा होता है और वो चित्रण देखता है जो उसकी माँ ने कथित तौर पर बनाया था। इसके तुरंत बाद शेरिफ के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी रोवन के शरीर की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, शेरिफ रोवन पर हमला करने वाले एक राक्षस के बारे में वेंसडे के बयान पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि यह एक नेवरमो छात्र था। एक अधिकारी उनकी बातचीत को बाधित करता है और आश्चर्यजनक रूप से हम रोवन को देखते हैं, जो बहुत जिंदा है। जब वेंसडे उसके कमरे में आता है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट एनिट कप प्रतियोगिता, एक वार्षिक नाव सवारी खेल में बहुत व्यस्त है। बाद में वो रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल लारिसा उसे बताती है कि उसे एक कारण से निष्कासित कर दिया गया है जिसे वो साझा नहीं कर सकती। नतीजतन वेडनेसडे प्लान बी पर लौट जाता है और थिंक को रोवन पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद दृश्य रोवन तक जाता है, जो ट्रेन स्टेशन पर आ गया है। थिंक ने उसका बारीकी से पीछा किया। परिवेश को देखने के बाद वो गुप्त रूप से टॉयलेट में जाता है और एक बुरे व्यक्ति के रूप में अपना रूप बदलता है। दुर्भाग्य से थिंग उसका ट्रक खो देता है और इस परिवर्तन को याद करता है। बाद में बुरा आदमी प्रिंसिपल लारिसा में बदल जाता है। इससे पता चलता है कि वो वास्तव में एक शेप शिफ्टर है और किसी कारण से वो रोवन की हत्या को कवर कर रही है। कोई विकल्प न होने पर रोवन की हत्या के सुरागों की तलाश के लिए वेंसडे को जंगल में जाता है। उसके साथ टाइलर भी है, जो अपने पिता का पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे रोवन का चश्मा मिलता है और जैसे ही वो उन्हें उठाती है, उसे एक दृष्टि दिखाई देती है। दृष्टि में वो एक बैंगनी किताब देखती है जिससे रोवन को चित्र मिला। बिना समय बर्बाद किए वेडनेसडे किताब के बारे में अपनी कक्षा अध्यापिका से बात करती है और बाद में पता चलता है कि यह एक पुराने छात्र समाज से संबंधित है जिसे नाइटशेड कहा जाता है। हालांकि सोसाइटी को लंबे समय से भंग कर दिया गया है। स्कूल के बाद वेंसडे को किताब देखने के लिए रोवन के कमरे में घुस जाता है। वो अपने बिस्तर के नीचे एक मुखौटा पाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जा सके, जेवियर आ जाता है। पता चला कि वो रोवन का रूममेट है। वेंसडे जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है और ठीक उसी समय बियांका भी अपने एक्स से मिलने आती है। वो उनकी बातचीत सुनती है और जानती है कि बियांका आगामी नाव सवारी प्रतियोगिता में एनिट को कुचलने की योजना बना रही है। इसलिए जैसे ही वो अपने कमरे में लौटती है, वेंसडे प्रतियोगिता में शामिल होकर एनिट की मदद करने का फैसला करती है ताकि वे बियांका को नीचे ले जा सके। अगले दिन वेंसडे और एनिट प्रतियोगिता के लिए तैयार है। जैसा कि कोई नियम नहीं है, ये सब उचित खेल है और बियांका इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर रही है। 4 टीमें हैं और खेल ये है कि उन्हें अपनी नाव को एक गंतव्य तक ले जाना है और वापस आना है। जो कोई झील में गिराए बिना फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचता है, उसे विजेता घोषित किया जाता है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, बियांका अपने एक दोस्त की ओर इशारा करती है जो दूसरी नावों में तोड़फोड़ करने के लिए तैयार है। दोस्त, जो जलपरी बन जाता है, झील में गोता लगाता है और नावों में से एक को नष्ट कर देता है, जिससे टीम बाहर निकल जाती है। शुक्र है वेंसडे और एनिट तैयार हैं, इसलिए थिंक की मदद से वे जलपरी को पकड़ने का प्रबंधन करते हैं। हालांकि प्रतियोगिता के दौरान वेंसडे का एक और विशन है। इस बार वो खुद का एक सुनहरे बालों वाला संस्करण देखती है और वो संस्करण उसे बताता है कि वो कुंजी है। भ्रमित वेडनेसडे हकीकत में बदल जाता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि बियांका की टीम दौड़ में सबसे आगे है। हार मानने को तैयार नहीं, वो और एनिट गंदा खेलने का फैसला करती हैं। वे उसके खिलाफ बियांका के गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और अंत में प्रतियोगिता जीत जाते हैं। इसके साथ ही किसी गैर सायरन टीम ने 4 दशकों में पहली बार प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है। बाद में विजेता टीम को प्रिंसिपल लारिसा द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो एनिट द पो कप ट्रॉफी सौंपती है। हालांकि वेंसडे ध्यान का सामना करने में असमर्थ है, इसलिए वो नेवरमो अकादमी के पूर्व छात्र एडगर एलेपो के साथ सांत्वना पाती है। अचानक वो पत्थर की उस किताब के नीचे एक प्रतीक देखती है जिसे उसने पकड़ा हुआ है। यह वही प्रतीक है जो उस चित्र में उकेरा गया था जिसे रोवन ने मौत के घाट उतारने से पहले उसे सौंप दिया था। वेंसडे जल्दी से किताब में उकेरी गई पहेलियों की एक श्रृंखला को हल करता है और एक सुराग पाता है, वो है 2 बार तरकना। जब वो 2 बार झपकी लेती है तो अचानक एक गुप्त गलियारा खुल जाता है, जिससे एक छिपे हुए कक्ष का पता चलता है।
वहाँ वेंसडे को सफलतापूर्वक रोवन की किताब मिल जाती है जिससे उसने तस्वीर को फाड़ दिया था। वो किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती किसी ने उसके सिर पर एक काली बोरी फेंक दी। कुछ ही समय बाद जब बोरी को हटा दिया जाता है तो वो खुद को बियांका, जेवियर और कुछ और छात्रों से घिरी हुई पाती है जो नाइट शिफ्ट क्लब के सदस्य हैं। पता चला हालांकि समूह को पहले भंग कर दिया गया था। प्रिंसिपल लारिसा ने इसे गुप्त रूप से बहाल कर दिया। जेवियर वेंसडे को अपने समूह में शामिल होने का आग्रह करता है, लेकिन वो सीधे मना कर देती है और चली जाती है। अगले दृश्य में हम प्रिंसिपल लारिसा को वार्षिक आउटरीच दिवस की घोषणा करते हुए देखते हैं, जहां निवेमो के छात्रों को सामान्य लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, जिन्हें उनके प्रतिष्ठानों में उनके साथ काम करके मानक भी कहा जाता है। एक बार जब वे शहर में पहुंच जाते हैं, वेंसडे जेवियर को बताता है कि उसके रूममेट की हत्या हो सकती है। बाद वाले को नहीं लगता कि रोवन मर चुका है क्योंकि उसे केवल निष्कासित कर दिया गया था। इसके बावजूद वेडनेसडे उसे वो तस्वीर दिखाता है जो रोवन की मां ने बनाई थी। जेवियर इसे करीब से देखता है और बताता है कि तस्वीर में जो आदमी है वो वास्तव में जेरिको का संस्थापक है, जोसेफ क्रैकस्टोन। थोड़ी देर बाद वेंसडे ने पिलग्रिम वर्ल्ड में स्वयं सेवा करने का फैसला किया, जो जेरिको का इतिहास रखता है। वहाँ वो यूजीन से मिलती है, एक युवा लड़का जिसकी उसने मधुमक्खी पालन क्लब में मित्रता की थी। दोनों तुरंत बात करने लगते हैं और आसपास का अवलोकन करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही छात्रों को पिलग्रिम वर्ल्ड की कार्यवाहक मिस अर्लीन से संपर्क किया जाता है। वो उन्हें एक यात्रा देती है और जोसेफ क्रैकस्टोन की प्रिय कलाकृतियों में से कुछ के बारे में बात करती है। वेंसडे को कलाकृतियों के बारे में अधिक पूछता है और सीखता है कि उनके पास मूल कृषि उपकरण, टेबवेयर और यहाँ तक कि पारिवारिक कक्ष पॉट भी है। वो वहाँ काम करना चाहती है, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके बजाय वे सभी स्थानीय पर्यटकों को फज और केक वितरित करने के लिए ये ओल्ड फरगेरी में काम करने जा रहे हैं। बाद में वेंसडे को यूजीन की सहायता से क्रैकस्टोन परिवार के कक्ष में घुस जाता है। उसे पुराने मीटिंग हाउस की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें उसकी लड़की भी शामिल है। कुछ ही देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो लड़की के पास थी। हालांकि जब वेंसडे को पता चलता है कि पृष्ठ खाली है तो उसे संदेह हुआ कि यह नकली है। तभी कार्यवाहक अर्लीन आती है और उसे पकड़ लेती है। वेंसडे मूल पुस्तक के बारे में पूछता है और अर्लीन ने झिझकते हुए खुलासा किया कि यह पिछले महीने चोरी हो गया था। बाद में टाइलर और वेडनेसडे कॉफी शॉप में फिर से मिले। जोसेफ क्रैकस्टोन और टाइलर के बारे में बात की पूछताछ से पता चलता है कि मूल बैठक घर से जो बचा है वो जंगल में है। ये बहुत ज्यादा खंडहर है और मेथ हेड्स क्रैश पैड के रूप में जगह का इस्तेमाल करते हैं। जोसेफ क्रैकस्टोन की जगह की तलाश में तुरंत वेंसडे और थिंग जंगल में प्रवेश करते हैं। वे अंततः इसे ढूंढते हैं और एक बेगर आदमी के पास आते हैं, लेकिन थिंग उसे चोक कर देता है और उसे डराता है। वेंसडे को अचानक दर्शन का अनुभव होता है। इस बार वो अतीत में 400 साल की यात्रा करती है। हम उस गोरी लड़की को देखते हैं जिसका उसने पहले दर्शन में सामना किया था। कुछ ग्रामीण लड़की को घेर रहे हैं क्योंकि वे उसे शैतान की संतान कहते हैं। जल्द ही जोसेफ क्रैकस्टोन भीड़ से उठता है और उसे गुडी एडम्स कहता है। वो उस पर डायन होने का आरोप लगाता है और उसकी मां सहित अन्य आरोपी लोगों से भरे खलिहान में मरने की निंदा करता है। बदले में गुडी ने उन पर उनकी जमीन चुराने, निर्दोषों का वध करने और उनकी शांतिपूर्ण भावना को लूटने का भी आरोप लगाया। गुस्से में यूसुफ थोड़ी देर के लिए उसे घूरता है और खलिहान में आग लगा देता है। गुडी अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। अंत में जब कोई उम्मीद नहीं बची तो वो एक जाल के दरवाजे से भाग निकली। इस बीच वेंसडे उनके साथ खलिहान में ही सब देखता है। गुडी जल्द ही उसके पास जाती है और दावा करती है कि यूसुफ अपने धर्मयुद्ध को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि वो उन सभी को मार नहीं देता। इस रहस्य उद्घाटन के साथ वेंसडे अपनी लंबी दृष्टि से जागता है और थिंग को सब कुछ समझाता है। अचानक वे उसी राक्षस को देखते हैं जिसने रोवन को मार डाला था। वेंसडे बारिश में इसके पीछे भागता है लेकिन संभल नहीं पाता, इसलिए वो उन पदचिन्हों का अनुसरण करती है जो अजीब तरह से मानव में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि राक्षस वास्तव में एक इंसान है। ठीक उसी समय वो जेवियर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने क्या देखा। वो पटरियों को देखना चाहता है, लेकिन बारिश ने उन्हें पहले ही धो दिया है। अगले दिन जोसेफ क्रैकस्टोन को समर्पित एक नई मूर्ति के अनावरण के लिए हर कोई टाउन स्क्वायर में फिर से इकट्ठा होता है। वेंसडे को जेरिको मार्चिंग बैंड के साथ फ्लीटवुड मैक के डोंट स्टॉप का वाद्य संस्करण बजाता है, जबकि मेयर और लारिसा प्रतिमा की घोषणा करते हैं। हालांकि वेंसडे के आदेशों के अनुसार जब थिंग ने मूर्ति को आग की लिपटों में डाल दिया तो आपदा आ गई, जबकि अन्य भयभीत होकर भाग जाते हैं। वेंसडे की आंखें प्रतिशोध से चमकती है क्योंकि वो तेजी से सेलो बजाती है। बाद में प्रधानाचार्य लारिसा ने वेंसडे को ये संदेह करते हुए आंसू बहाए कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि किशोर ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय लारिसा को उस खूनी नस्लवादी सच्चाई को स्वीकार करने से मना कर दिया जिस पर जेरिको की स्थापना हुई थी। उस रात पहले के बेघर आदमी पर राक्षस ने हमला किया और उसका कैमरा घटना की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। क्षण भर बाद शेरिफ और उसका दल जंगल के खंडहरों में पहुंचे और बेघर आदमी को मृत पाया। वे उसके कैमरे पर फुटेज खोजते हैं जो अपराधी के चेहरे को प्रकट कर सकता है। तस्वीरें विकसित करने के बाद शेरिफ हत्यारे के चेहरे को देखता है, बुरे सपने से पैदा हुआ एक राक्षस। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ दें।